हेलो एवरीवन, ऑसम इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक फैक्ट बेस्ड ऑन करंट अफेयर जनवरी 2020 का ये पार्ट 2 है। प्रीवियसली हमने पार्ट 1 बना दिया है, उसे आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमने छोड़ा था एक पॉइंट से कि पूछा था गया था यह सवाल कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 में नंबर 1 रिस्क क्या है। जैसे कई तरह के रिस्क होते हैं। प्रदूषण एक रिस्क है, डेथ कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, वो सब भी एक रिस्क है। लेकिन ग्लोबली सबसे बड़ा रिस्क ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 के अनुसार फेलियर टू मिटिगेट एंड अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज है। यानी जो पर्यावरणीय बदलाव हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो पा रहा है, हम उसके हिसाब से अडेप्ट नहीं कर पा रहे, उसको मिटिगेट नहीं कर पा रहे हैं, सुधार नहीं पा रहे हैं, यही सबसे बड़ा रिस्क है। आप देख रहे हैं कि मौसम चक्र बदल रहा है। जब बारिश होनी चाहिए लेट होती है, नहीं होती है, कहीं भीषण बाढ़ आ जाता है, चक्रवात आ जाता है। तो इस वजह से बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। और इसी तरह से अगर क्लाइमेट चेंज को हम रोक नहीं पाए तो वो दिन दूर नहीं जब ग्लेशियर्स से पानी पिघलते हुए समुद्र का जलस्तर ऊंचा होगा और कई समुद्र किनारे मालदीव जैसे देश तो डूब जाएंगे। इसलिए यही सबसे बड़ा रिस्क है। अब बात करेंगे आईसीसी अवार्ड्स 2019 की। जी हाँ, ये तो हम जनवरी 2020 पढ़ रहे हैं, लेकिन साल के अंत में अगर अवार्ड हम देते हैं या पूरे साल को हम देखते हुए कोई अवार्ड देते हैं तो अगले ही साल देंगे ना। जैसे अगर हम आईसीसी अवार्ड्स 2019 को अगर देख रहे हैं तो अवार्ड की घोषणा कब होगी? 2019 के बाद। तो उसी में बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड के हैं, उनको सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 का मिला था। और रोहित शर्मा को बेस्ट ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया गया था। 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को मिला। 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में डेनमार्क टॉप पे है और इंडिया का स्थान 76 है। अभी समझना होगा कि ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स क्या होता है। अब इसे ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए किसी के पिता नौकरी पेशा थे और उनका बेटा जो है उन्हीं पर डिपेंड है, उन्हीं के घर में रह रहा है और वो नौकरी की तलाश कर रहा है। तो इसमें ये देखा जाता है कि पेरेंट्स की तुलना में बच्चे कैसी लाइफ जी रहे हैं। अगर पेरेंट्स की तुलना में अगर बच्चा अच्छी लाइफ नहीं जी रहा, जैसे पेरेंट एम्प्लॉयड थे, घर बना लिए, अच्छी ज़िंदगी जिए, लेकिन बेटा अभी तक जूझ रहा है, तो सोशल मोबिलिटी में वो डाउनवर्ड है। लेकिन यदि पेरेंट्स की तुलना में बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, उसका जीवन स्तर अच्छा है, जिसके कई मानक हो सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि सोशल मोबिलिटी में वो अपवर्ड है। तो आप समझ गए कि सोशल मोबिलिटी क्या होता है। तो ग्लोबली इसका इंडेक्स निकाला गया 2020 में, इसमें इंडिया का स्थान 76 है। किसी कारणवश आईएमएफ चर्चा में रहा तो याद कर लीजिए स्टैटिक फैक्ट। एमडी ऑफ आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। अक्सर सवाल पूछा जाता है। नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे 24 जनवरी। नेक्स्ट है आरबीआई रिलीजेस नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट। देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है फाइनेंशियली सबको सम्मिलित कर लेना। यानी इंडिया के कोई भी किसी कोने में, गांव में, कस्बे में रह रहा है, वो बैंकिंग सेवाओं से जुड़ा हुआ है, वही फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है। तो इसके लिए 6 पिलर्स स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स के रूप में रखे गए थे। पहला है यूनिवर्सल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी फाइनेंशियल सर्विसेज तक सभी का एक्सेस हो। कैसे होगा? सबका खाता खुलवा दीजिए। इसीलिए प्रोग्राम चलाया गया था जनधन खाता, हमारा खाता, भाग्य विधाता वगैरह वगैरह। बहुत बढ़िया चीज़ थी, क्योंकि कई लोग तो बैंक में या कहीं पर भी अफसरशाही चलती है। किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए तो कुछ सरकारी कर्मी अपने आप को ऐसे समझते हैं जैसे कि वो ही भाग्य विधाता हैं, जबकि जनता का पैसा ही वो खा रहे होते थे। इसलिए कई लोग बैंकिंग सेवा में अपने लेने से कतराते थे, डरते थे और अपने पैसे को जमा नहीं रखते थे बैंक में। इसलिए बाद में 2014 में 2015 के दौरान जब बीजेपी सरकार आई तो घर घर जाके कैंप लगा लगा के लोगों का अकाउंट खोला गया था। ये बहुत अच्छी बात थी। तो यूनिवर्सल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा, प्रोवाइडिंग बेसिक बुके ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ताकि जाने बुके प्रोवाइड किया जाए। एक्सेस टू लाइवलीहुड एंड स्किल डेवलपमेंट। अब बैंक में पैसा जमा कब करेंगे? जब आपको लाइवलीहुड और स्किल डेवलपमेंट भी उससे जोड़ा जाए।
आप देखेंगे कि बहुत सारी जीविका ग्रुप बैंक से लोन लेती हैं, काम करती हैं और उनका बिजनेस बढ़ता है। फाइनेंशियल लिटरेसी एंड एजुकेशन ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैंक में अगर जो गरीब व्यक्ति है जिसको पढ़ने नहीं आता, सिग्नेचर नहीं कर सकता है, तो क्या वो फाइनेंशियल इंक्लूजन से बाहर हो जाएगा? नहीं, वो अंगूठा लगा कर ही खाता खोलेगा, उसकी मदद किया जाएगा। इसके लिए उसको पढ़ाया, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। कस्टमर प्रोटेक्शन एंड ग्रीवेंस रिड्रेस, अब जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, कोई आप ही के पैसे से नौकरी करेगा, खाएगा और आप ही पर राज चलाएगा, तो उसके खिलाफ शिकायत करने के लिए कुछ होना चाहिए ना। तो इसीलिए कस्टमर प्रोटेक्शन और ग्रीवेंस रिड्रेस, शिकायतों के निवारण के लिए भी एक सिस्टम बना है। आप शिकायत कर सकते हैं, बैंकिंग ओम्बुड्समैन में जा सकते हैं, और इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत है। तो यही फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए स्ट्रेटजी है, जिसमें 6 पिलर्स हैं। सवाल पूछा जा सकता है कितने पिलर्स डिसाइड किए गए थे? 6 पिलर्स डिसाइड किए गए थे। इसरो अनवील्स व्योमित्रा हाफ ह्यूमनाइड रोबोट फॉर गगनयान स्पेस मिशन। इसरो का जो गगनयान स्पेस मिशन है जो कि आने वाला है, उसके तहत व्योमित्रा हाफ ह्यूमनाइड रोबोट का अनावरण इसरो ने किया है। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है, सोच के रखिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। अभी बदल गए हैं, जिसको मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। 2020 में पद्म विभूषण की बात करें, यहाँ विभूषण लिखा गया है, एडिटिंग मिस्टेक उसको इग्नोर करें। अगर पद्म विभूषण की हम बात करें तो 7 पद्म विभूषण अवार्ड मिले। कितने मिले? 7 पद्म विभूषण अवार्ड मिले 2020 के लिए। पहले हैं जॉर्ज फर्नांडिस, फिर है अरुण जेटली, अनिरुद्ध जगन्नाथ और सुषमा स्वराज। यहाँ ये देखने की बात है कि अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के। ठीक है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है किस विदेशी को पद्म विभूषण अवार्ड 2020 में मिला। इन सबको पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला। सुषमा स्वराज, जॉर्ज फर्नांडिस और अरुण जेटली, इनको पोस्थुमसली मिला, ये नहीं रहे, उनके बाद मिला। एक है चन्नूलाल मिश्रा और 6th है MC मैरी कॉम, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में है। और 7वां है श्री विश्वेश तीर्था स्वामी जी, इनको अदर्स श्रेणी में यानी स्पिरिचुअलिटी श्रेणी में इनको अवार्ड मिला। तो 7 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड 2020 में मिला है, जिसमें जो विदेशी थे वो अनिरुद्ध जगन्नाथ थे जो मॉरिशस के हैं। फिर है ब्रिटेन अनवील्स न्यू 50 पेंस कॉइन्स टू सेलिब्रेट ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट का मतलब क्या होता है? ब्रिटेन का एग्जिट होना यूरोपियन यूनियन से। तो उसी के उपलक्ष्य में 50 पेंस कॉइन्स ब्रिटेन द्वारा अनवील किया गया। सवाल पूछा जा सकता है कि ब्रेक्जिट के सेलिब्रेट करने के लिए ब्रिटेन ने कितने पेंस के कॉइन आपको अनावरण किया है? तो 50 पेंस। वर्ल्ड बिगेस्ट मेडिटेशन सेंटर हैदराबाद में, तेलंगाना में, किसी वजह से कारणवश जनवरी में इसका न्यूज़ था, इसलिए मैंने स्टैटिक फैक्ट याद कर लिया। आप समझ जाइए कि इस बिगेस्ट मेडिटेशन सेंटर वर्ल्ड का कहाँ है? हैदराबाद में है, जो तेलंगाना की राजधानी है। इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट बाय मार्च 2022 विच रन्स पार्टली अंडर द हुगली रिवर, वेस्ट बंगाल। यानी 2022 में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब तो कोविड एरा आ गया है, लेकिन फिर भी 2022 में इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो, जो कि हाफ मेट्रो जो होगा वो पानी के अंदर होगा, कुछ हिस्सा पानी में चलेगा मेट्रो, कुछ बाहर चलेगा, वो हुगली रिवर में चलेगा, वेस्ट बंगाल में चलेगा। ठीक है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र किसी वजह से चर्चा में रहे थे, के सुब्रमण्यम, अभी भी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, देखिए जनवरी 2020 में इलेक्शन कमिश्नर आपके सुनील अरोरा थे, लेकिन वो अब हट गए हैं। क्योंकि मैं आपको ये वीडियो मई में बना कर दे रहा हूँ, और चूँकि पहले ही लिखा गया है स्टैटिक फैक्ट बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, तो स्टैटिक फैक्ट्स की चर्चा करनी है, लेकिन कुछ करंट अफेयर्स की भी चर्चा यहाँ कर दी जा रही है। तो अभी जो मई 2021 की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र हैं, और 2020 में सुनील अरोरा थे, वो हट चुके हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में है, उसके फाउंडर चर्चा में रहे थे। फाउंडर तो कभी बदलेंगे नहीं, एंड चेयरमैन क्लाउस स्क्वाब है। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, जानते होंगे CBSE ये सब का जब भी रिजल्ट निकलता है तो नीचे NIC लिखा रहता है, फुल फॉर्म है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। ये सवाल ही पूछा जाता है कि NIC का फुल फॉर्म क्या है। इसकी जो DG है, डायरेक्टर जनरल नीता वर्मा है। इंडियन रेलवेज कमीशन फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इन भुवनेश्वर। पहली बार इंडियन रेलवे ने एक ऐसा प्लांट भुवनेश्वर में स्थापित किया है जो वेस्ट से एनर्जी बनाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम जनवरी एंड में पहुंच चुके हैं। पार्ट 1 वीडियो आप देख सकते हैं, पार्ट 2 बन गया है।
तो अब हम कुछ डेज़ का चर्चा कर लें कि जो महत्वपूर्ण डेज़ हैं, जनवरी के सभी डेज शामिल नहीं किए गए हैं, वो डेज़ ज़्यादातर सवाल पूछे गए हैं, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है और कई बार फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, उनको मैंने रखा हुआ है। 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे, ठीक है। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे, 9 जनवरी को NRI डे, ठीक है। 12 जनवरी को, देखिए इसके पीछे का कारण भी आप याद कर सकते हैं, याद करने का लॉजिक भी हो सकता है। चलिए जनवरी से शुरू किए तो पूरा विश्व एक फैमिली के रूप में है, तो ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। 9 जनवरी को NRI डे, नॉन रेसिडेंस इंडियन या अप्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया आए थे, ठीक है, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। 15 जनवरी आर्मी डे, मैंने वीडियो 1 में चर्चा किया था। क्यों? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को फ्रांसिस बूचर, जो कि ब्रिटिश आर्मी के जनरल थे, उनसे आर्मी का टेक ओवर कर लिया गया था, इसलिए वो डेट था 15 जनवरी 1949, इसलिए उस 15 जनवरी को आपको आर्मी डे मनाया जाता है। 24 जनवरी नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे, इसलिए मैंने CEC का जिक्र किया, क्योंकि नेशनल वोटर्स डे वोटर्स के लिए जागरूकता अभियान के लिए हर डिस्ट्रिक्ट या हर जगह पर पोस्टर बैनर आप देख सकते हैं। 28 जनवरी को डेटा प्राइवेसी डे, ये भी ज़रूरी है क्योंकि कई जगह मामला उठता है कि आधार कार्ड नहीं देना चाहिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई मजबूर नहीं कर सकता, यानी डेटा की प्राइवेसी का आपको अधिकार है। तो 28 जनवरी को डेटा प्राइवेसी डे। यहाँ आपका समाप्त होता है स्टैटिक फैक्ट्स करंट अफेयर्स पे बेस्ड करके, और कुछ करंट अफेयर्स भी जो जनवरी 2020 में महत्वपूर्ण थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।